हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब संघ लोक सेवा आयोग की बात की थी। आज की वीडियो में हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में मैंने सारे जो लक्ष्मीकांत के भी कंटेंट दिया हुआ है जो बुक में, वो भी सारा ऐड कर दिया, तो आपको अलग से लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो भी देख ली है तो आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन समझने आ गए होंगे। आज हम पूरा फोकस करके देखेंगे स्टेट पब्लिक कमीशन के बारे में। तो अब देखते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो स्टेट पब्लिक कमीशन है, देखो ये कि क्या है, स्टेट की मेन रिक्रूटिंग एजेंसी है। रिक्रूटमेंट से संबंधित सारा काम स्टेट पब्लिक कमीशन करता है, जो क्लास 2 और क्लास 3 सी ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना। तो ऑल द अपॉइंटमेंट्स और एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं और स्टेट सर्विसेज के, स्टेट सर्विस लेवल के, वो सारे के सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही करवाता है। मुख्य रूप से उसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की सर्विसेज होती हैं और इनमें लगातार प्रमोशन होके भी होते रहते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो होते हैं मुख्य रूप से 3 तरीके से होते हैं। एक तो सीधा रिक्रूटमेंट होता है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा होता है बाय प्रमोशन। प्रमोशन भी डिपार्टमेंटल होते रहते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने किसी पोस्ट पर ज्वाइन किया, मान लो कि आप तहसीलदार के रूप में ज्वाइन हुए, ठीक ना, तो आगे प्रमोशन होते होते आप डीसी बन जाते हो। तो जिस साल डीसी की पोस्ट निकली होंगी उस साल कुछ डीसी ऐसे भी होंगे जो प्रमोशन होके आ रहे होंगे, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब सिविल सर्विसेज से होके, जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके कुछ डीसी बने, कुछ होंगे जो सीधे प्रमोट होके जो भी डीसी बनते हैं। और तीसरे होते हैं ट्रांसफर से, जिनका डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है, तो नई पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो उसकी जानकारी भी स्टेट सिविल सर्विसेज को रखनी होती है कि कौन सी पोस्ट पर कौन से डिपार्टमेंट से व्यक्तिगत गए, क्योंकि वहां पर वैकेंसी होती है तो उसको फिल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात की गई, मतलब एक संवैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है, इसलिए इसकी बात कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 है, भाग 14 है, और संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 324 के बीच में जो अनुच्छेद है उनके बीच उनमें जो है यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात की गई है। इसमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं, हर प्रोविजन स्टेट में भी और यूनियन में भी लागू होता है। तो हिंदी में भी यही बात मैंने लिखी हुई है कि राज्य सेवा लोक सेवा आयोग है, जो भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो राज्यसभा के लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति और परीक्षाओं का संचालन करता है। भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में जो है एक संघीय एवं राज्य, ठीक है ना, एवं राज्य लोक सेवा आयोग के प्रगठन का प्रावधान किया गया। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से प्रावधान में क्या बात कही गई है, ठीक है ना। ये हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज है, ये हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, इसलिए हम आज इस पर हम बात नहीं करेंगे। अगर आपने ये नहीं देखा है तो पुरानी वाली वीडियो देखकर इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये बात भी हमने पहले कर दी थी। तो सबसे पहले जो रॉयल कमीशन था, जिसकी कमेटी के हेड थे लॉर्ड ली, उन्होंने 1923 में गठन किया गया था, उन्होंने रिपोर्ट 1924 में दी थी। उन्होंने सबसे पहले जो है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात कही थी। तो उसके बाद 1926 को जो है पहला यूपीएससी का गठन किया गया था। उस समय यूपीएससी को हम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या सीपीएससी कहते थे, और उसके पहले चेयरमैन सर रॉस बारकर थे। उसके बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो उसके बाद से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीएससी की स्थापना हुई। तो आप याद रखना, जब 1926 में यूपीएससी बना था उस समय स्टेट पीएससी नहीं था। इनका गठन बाद में हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद में, और उस समय यूपीएससी को एफपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे वहां पर होते थे, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तो फिर आर्टिकल 315, 323 और भाग 14 में जो है यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात की गई है। ये सारे प्रोविजंस है। हर प्रोविजंस हमको, जो पहले हमने यूनियन यूपीएससी के हिसाब से समझे थे, आज ये सारे प्रोविजंस हमको स्टेट पीएससी के हिसाब से समझना है। तो सबसे पहले राज्यों में जो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात करता है वो बात करता है आर्टिकल 315, मतलब अनुच्छेद 315 में बात की गई है कि हर राज्य का एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और जो राज्य जब बना होगा, जब उसका रिऑर्गेनाइजेशन हुआ होगा, उसमें भी ये प्रोविजंस उन्होंने अपने हिसाब से डाला होगा, ठीक है। तो आप जिस भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं उस राज्य के हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि हर राज्य का एक स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन होगा। अगर दो से ज्यादा राज्य डिमांड करते हैं कि हमारा कंबाइन एक पब्लिक कमीशन बना दिया जाए, तो वो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर डिस्कस करके पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में एक पार्लियामेंट्री बिल के फॉर्म में ये प्रपोजल जाता है और बिल पास होता है। तो दो से ज्यादा राज्य जो है एक जॉइंट पीएससी भी बना सकते हैं, लेकिन अब याद रखना, इसको बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है। इसका मतलब फिर ये क्या होगा, स्टैच्यूटरी निकाय होगा, मतलब एक संवैधानिक निकाय ना होकर क्या होगा, एक वैधानिक निकाय माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि
यूपीएससी और स्टेट पीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संवैधानिक निकाय है। लेकिन जब भी जेपीएससी बनेगा, क्योंकि वो बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में, इसलिए उसको हम जेपीएससी जो होगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होकर के एक स्टैच्यूटरी बॉडी होगा, मतलब वैधानिक निकाय होगा। अनुच्छेद 316 में जो इसके सदस्य, चेयरमैन और मेंबर्स के जो अपॉइंटमेंट और टर्म की बात की गई है, मतलब नियुक्तियों और सेवा शर्तों की बात की गई है, ठीक है ना। तो 316 आर्टिकल कहता है कि जो अपॉइंटमेंट होंगे वो किसके द्वारा होंगे, गवर्नर के द्वारा होंगे, और जो टर्म ऑफ ऑफिस है, नियुक्ति और सेवा शर्तें भी गवर्नर ही डिसाइड करेगा। सामान्यतः इनका कार्यकाल जो होता है 6 साल और 62 की उम्र तक होता है। तो यहाँ पर यूपीएससी में अंतर है, क्योंकि वहाँ 6 साल और 65 ईयर्स हुआ करता था। आपने पुरानी वीडियो देखा तो हमने वहाँ डिस्कस किया था ये। लेकिन स्टेट में जो भी मेंबर्स होंगे वो 6 साल के लिए और 62 वर्ष की उम्र तक होते हैं। आर्टिकल 317 में कहा गया कि रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर, मतलब सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा। तो ये आप अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर जो है सदस्यों को मैंने गवर्नर इसलिए लिखा है और बाद में काट इसलिए रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सदस्यों का हटाया जाना गवर्नर के द्वारा ना होकर के सीधे सीधे राष्ट्रपति से होता है, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। क्योंकि सारी चीजें यहाँ गवर्नर कर रहा है और यूपीएससी के लेवल प्रेसिडेंट कर रहा है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन सामान्यतः आप कंफ्यूज होकर गलत कर दोगे। तो अच्छे से याद रखना कि रिमूवल जो होगा स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंबर्स और चेयरमैन का, वो गवर्नर के द्वारा नहीं होकर राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और राष्ट्रपति कैसे करेगा, जब सुप्रीम कोर्ट उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड मेंशन है उनके उसमें से यदि किसी कोई एक आरोप उस मेंबर पर लगा हुआ है तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसमें प्रूव हो जाने पर राष्ट्रपति उसको हटाएगा। इसलिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सदस्यों का हटाया जाना जो गवर्नर के द्वारा ना होकर किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। आर्टिकल 318 कहता है कि पावर टू मेक रेगुलेशंस, तो यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति स्टेट में किसकी होगी, स्टेट लेजिस्लेचर की होगी, मतलब जो आपकी विधानसभा है उसकी होगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मेंबर्स ही वही डिसाइड कर सकते हैं और कंडीशन भी गवर्नर के द्वारा डिसाइड होंगी। और यहाँ गवर्नर का मतलब हमारा क्या है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही होगा हमेशा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली स्टेट को पावर दी गई है कि वो राज्य में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए रेगुलेशंस और कंडीशन डिसाइड कर सकता है, अल्टीमेटली गवर्नर डिसाइड कर सकता है। आर्टिकल 319 कहता है कि प्रोविजन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय द मेंबर ऑफ द कमीशन और द सीजिंग टू बी सच मेंबर, कार्यकाल के बाद पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध किया गया है। तो चेयरमैन जो है एक कार्यकाल पूरा होने के बाद रीअपॉइंटमेंट के लिए इनएलिजिबल है, मतलब उसको दोबारा रीअपॉइंट उसी पोस्ट पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्य के जो मेंबर हैं, जो चेयरमैन है, वो यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है ना। और राज्य के जो मेंबर होंगे वो राज्य का चेयरमैन बन सकते हैं। तो राज्य के चेयरमैन होंगे वो उसी पोस्ट पर दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो यूपीएससी में जाके मेंबर ही बन सकते हैं और चेयरमैन भी बन सकते हैं। तो आप अच्छे से याद रखना कि ये जो एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के अंदर कोई मेंबर बन जाता है तो फिर ये डिपार्टमेंट छोड़ के, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट छोड़ के, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को छोड़ के किसी भी और पोस्ट पर या स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए पूर्ण तरह उनको इनएलिजिबल कहा गया है। इसका मतलब ये अच्छा खासी इंडिपेंडेंस इनको दी गई है, मतलब सरकार का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। आर्टिकल 320 जो है फंक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है ना। अब स्टेट सिविल कमीशन में प्री में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअली पूछी जाती हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 320 में क्या है, या 315 या 316 के अंतर्गत क्या है, और ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइंड द करेक्ट मैच, ठीक है ना। तो उस हिसाब से याद रखना होगा। तो मेन फंक्शन क्या है कि स्टेट की मेन रिक्रूटिंग एजेंसी है। आर्टिकल 321 कहता है पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब गवर्नर के बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी या राज्यपाल जब करके किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ठीक है ना। तो राज्यपाल मतलब जो तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेचर के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो एक बिल पास करके जो है कोई भी स्पेशल काम पब्लिक सर्विस कमीशन को दे सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक्सटेंड फंक्शन कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा वैकेंसी के लिए कुछ और काम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। आर्टिकल 322 करता है एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा, मतलब राज्य की जो संचित निधि होगी उसमें से ही इनके सारे जो व्यय हैं वो भारित होंगे, ठीक है ना। चार्ज मतलब भारित होंगे, मतलब सीधे के सीधे कंसोलिडेटेड फंड जो होगा, संचित निधि होती है जो आर्टिकल 266 के अंतर्गत अनुच्छेद 266 में जिस संचित निधि की बात की गई है वो सीधे राज्य से निकल सकते हैं।
आर्टिकल 323 कहता है रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। तो यहाँ आयोग जो होगा अपने साल भर में क्या काम किया उसकी एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट सीधे के सीधे किसको देगा, गवर्नर को देगा। गवर्नर ये रिपोर्ट जो है अपने स्टेट विधानसभा के दोनों हाउसेस में, अगर 2 हैं तो दोनों में, अगर 1 है तो 1 में रखेगा, ठीक है ना। तो वो रिपोर्ट जो होगी वहां पर रखी जाएगी, ठीक है ना। तो आप याद रखना। और ये बात की गई है आर्टिकल 323(2) में, मतलब 323(1) में केंद्र की बात की गई है और 323(b) में जो है ये राज्य की बात की गई कि राज्य में जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो गवर्नर को मिलेगी और गवर्नर जो होगी वो रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा। तो ओवरऑल हम पूरी चीज को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि देखो कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड कर रहा है। पहली तो ये है कि इनका टर्म सिक्योर है, मतलब 6 साल या 62 की उम्र जो है संविधान ने बताई हुई है, तो इनका टर्म सिक्योर है। और कंडीशन ऑफ सर्विस गवर्नर डिसाइड करेगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के द्वारा डिसाइड होगी। एक्सपेंडिचर जो होगा, जो पूरा खर्चा होगा इनकी वेतन का या फिर इनके किसी भी प्रकार की परीक्षा के खर्च का, वो चार्ज होगा, मतलब भारित होगा किस पर, संचित निधि पर, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होगा। सारे अपॉइंटमेंट कौन करना है, गवर्नर करेगा। पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है, ओनली यूपीएससी और स्टेट पीएससी के कमिश्नर ही आप बन सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप स्टेट पीएससी के मेंबर हो तो चेयरमैन बन सकते हो, और चेयरमैन हो तो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकते हो, लेकिन आप यूपीएससी के मेंबर बन सकते हो और यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो। रिमूवल किसके द्वारा होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, आफ्टर एज सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन के बाद। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि गवर्नर मत लगा देना इसका आंसर। रेजिग्नेशन किसी भी समय पर गवर्नर को दे सकता है, ये बात सारी आप याद रखना। ये सारी चीज़ जो हमने पढ़ी है उसको मैंने कंक्लूड कर दिया यहाँ पर। इसके बाद एक एक चीज़ को ध्यान से समझ लेते हैं। देखो अपॉइंटमेंट में बता दिया कि 316 आर्टिकल जो है चेयरमैन को बात करता है, तो यहाँ पर जहाँ भी यूपीएससी लिखा है उसी को आप एसपीएससी भी करके देखेंगे, ठीक है ना। वो अपॉइंटेड होगी 6 साल और ये 62 होगा यूपीएससी में और 6 और 62 होगा किसमें, स्टेट पीएससी में, ठीक है ना। 316 जो है नियुक्ति और कार्यकाल की बात करते हैं। 319 में कहा गया है कि देखो टर्म और रेफरेंस के बाद रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है होगा, मतलब दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर मैंने वही बात जो पहले बताई यहीं पे समझाइए। स्टेट पीएससी का जो मेंबर होगा वो स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो एसपीएससी का चेयरमैन बन गया वो दोबारा इसको ये नहीं बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन एसपीएससी का चेयरमैन बन चुका है वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, यूपीएससी के मेंबर जो होंगे एसपीएससी यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन कोई भी चेयरमैन जो होगा वो दोबारा टर्म नहीं ले सकता है, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद देखो हटाया कैसे जाएगा, तो मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा चेयरमैन को या किसी भी मेंबर को। 4 ग्राउंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया हुआ कि इसमें से किसी भी एक ग्राउंड पर किसी भी मेंबर को हटाया जा सकता है, जैसे कि वो दिवालिया हो गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो, या अपनी जॉब से बाहर किसी डुअल एम्प्लॉयमेंट में, मतलब दूसरे वेतनिक काम में ग्रसित या एम्प्लॉयड पाया जाता है, तो उस ग्राउंड पर हटाया जा सकता है। तीसरा है कि प्रेसिडेंट की नज़र में वो अनफिट हो जाए या फिर उसके लिए शरीर या बॉडी से कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है और प्रेसिडेंट को लगता है कि अपनी जॉब के लिए फिट नहीं है, तो उस ग्राउंड पर हटाया जा सकता है। चौथा ग्राउंड जो बताया वो बताया मिसबिहेवियर, ठीक है ना। तो मेंबर कैन नॉट होल्ड एन ऑफिस और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अदरवाइज दे शैल बी डीम्ड टू गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, मतलब किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर भी इनको ब्लेम किया जाता है, जैसे कि इन्होंने किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफियर किया, या आपने किसी भाई भतीजावाद को या फिर किसी रिलेटिव को या नेपोटिज्म का कोई प्रोडक्ट की कोई जानकारी ऐसी मिलती है उसके जानकारी में या जानकारी नहीं में, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से वो किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को जो है चेंज करके अपने किसी परिचित व्यक्ति को देते हैं, तो वो सारा चीज़ें मिसबिहेवियर में मानी जाती हैं। तो ये सारे 4 ग्राउंड बताए हुए हैं। 317 मिसबिहेवियर मतलब दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो कैसे हटाया जाएगा, सबसे पहले ये इनमें से कोई ग्राउंड जब लगेगा कि इनमें से कोई ऐसा ग्राउंड है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट को ऐसी जो है रिक्वेस्ट की जाएगी। प्रेसिडेंट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट इसकी पूरी जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर ये जानकारी मानी जाती है कि ये गिल्टी है, प्रूव हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो राष्ट्रपति को बोलेगा कि इनको हटा दो, और वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति पर कैसा होता है, बाध्यकारी होता है, मतलब राष्ट्रपति को मानना ही पड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इस जांच के बाद में। लेकिन ध्यान रखना, राज्य में अगर यदि किसी भी मेंबर पर ऐसे आरोप लगते हैं तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस समय में भी जो गवर्नर होगा उस मेंबर को हटा सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जब रिजल्ट आए और जब राष्ट्रपति हटाए, उसके पहले भी गवर्नर को पावर दी गई है। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कोई मेंबर या चेयरमैन
पर ये इन्वेस्टिगेशन की जांच चल रही है, तो उस जांच के दौरान भी गवर्नर के द्वारा उस व्यक्ति को अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है। और ये बात तब भी लागू होती है जब मान लो कि कोई पोस्ट खाली होता है, तो किसी मेंबर को टेम्परेरी अध्यक्ष जो चेयरमैन का पोस्ट दी जा सकती है या फिर नए अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं। तो वो गवर्नर की विल पर डिपेंड करता है कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक ना। फंक्शन मैंने बता दिया कि राज्य की जितनी भी सारी नियुक्तियां होंगी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए की, वो आर्टिकल 320 के अनुसार कौन करेगा, स्टेट पब्लिक कमीशन करेगा। और मेन इसका फंक्शन रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना ही है, और बाकी के सारे काम जो होते हैं वो कंसल्टिंग के होते हैं, एडवाइजरी हैं, सलाहकारी कार्य होते हैं। जैसे कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है ना, सामान्यतः। और उसमें जो कंसल्ट कौन करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट किया जाता है। किसी भी पोस्ट पर किसी का अपॉइंटमेंट करवाना है तो उसकी सूटेबिलिटी को लेके जो है कि ये व्यक्ति सही होगा या नहीं होगा, इसके लिए जो है एडवाइस ली जाती है। ट्रांसफर से संबंधित एडवाइस ली जाती है, प्रमोशन से संबंधित, पर्सनल मैनेजमेंट से संबंधित। अगर कोई सिविल सेवा का व्यक्ति पर कोई न्यायिक जांच चल रही है या पर उसका कुछ लीगल खर्च हो रहा है, तो उस संबंध में भी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंसल्टिंग नेचर का होता है, सलाहकारी होता है और लोक सेवकों की मदद के लिए तत्पर रहता है। लेकिन इसका मुख्य कार्य जो है वो परीक्षाएं करवाना है, रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट के द्वारा जो खाली पद हैं उनको भरना है। बाकी सारे काम इनके सलाहकारी होते हैं। तो अब ध्यान रखना कि कौन कौन से काम इनके सलाहकारी नहीं है जहां पर सरकार एक तरफा डिसीजन ले सकती है। जैसे कि पदों का वर्गीकरण कैसे होगा, किस पोस्ट को किस तरीके से भरा जाएगा, कार्डर मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है ना, उनका कहाँ पर किस व्यक्ति को कौन सा पद किस जिले में दिया जाएगा, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, ये हम देख चुके हैं। कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड कर रहा था, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इसके बैकग्राउंड में, ठीक है ना। तो अब याद रखना यहाँ पर कि गवर्नर कोई कंडीशन और टर्म और कंडीशन एसपीएससी का डिसाइड करता है, तो उसको जरूरी नहीं कि वो एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक कमीशन की एडवाइस लेना या ना लेना पूरी तरीके से जो है स्टेट्स को ये पावर दी गई है कि अगर आप कि किसी भी तरीके के टर्म कंडीशन ऑफ सर्विस में चेंज करना चाहते हैं तो आपको एसपीएससी से कंसल्ट करना या सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी कहा गया है, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट टेकिंग कंसिडरेशन टू क्लेम फॉर बैकवर्ड क्लासेस एससी और एसटी संबंधित अगर कोई सरकार अपॉइंटमेंट करती है तो उससे संबंध में भी इनसे कंसल्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और बाकी ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया है कि किसी भी तरीके की रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन से संबंधित कोई परिवर्तन अगर राज्य सरकार करना चाहती है तो वो स्टेट पब्लिक कमीशन से चाहे तो कंसल्ट करे और चाहे तो कंसल्ट ना करे, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखना कि जहाँ कंडीशन ऑफ सर्विस में वो सारी चीजें आ जाती हैं तो गवर्नर के हाथ में सारी चीजें दी गई हैं। और गवर्नर का मतलब क्या होता है, हमारा मुख्यमंत्री और जो उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही मतलब होता है, ठीक है। तो गवर्नर कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विस एंड मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ एसपीएससी बट ऑल सच रेगुलेशंस शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस फॉर एटलीस्ट 14 डेज। देखो, राज्यपाल चाहे तो पोस्ट से संबंधित, सेवा से संबंधित और बाकी सभी मामलों में जो स्टेट पब्लिक कमीशन है उसको दायरे से बाहर रख सकती है। लेकिन अगर कोई राज्य इसमें परिवर्तन कर रहा है तो उसको दोनों हाउस में कम से कम 14 दिन के लिए वो जानकारी प्रत्येक सदन में प्रत्येक हाउस में रखनी पड़ती है ताकि राज्य स्टेट की जो लेजिस्लेचर है विधानसभा में पर्याप्त टाइम मिल जाए कि उसको पढ़ के समझ सकें कि स्टेट पीएससी से संबंधित किसी प्रोविजंस में चेंजेस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो सरकार चाहे तो कंसल्ट करे और चाहे तो ना करे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में कही है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, देखो, योग्यता प्रणाली को मेंटेन करना है राज्य में ताकि सही पोस्ट पर सही व्यक्ति पहुंच पाए, ठीक है, ताकि मेरिटोक्रेसी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। एक रेडिकल चेंज जो है वो 1976 में किया गया था जब 42nd मतलब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जब 323A और 323B के अंतर्गत प्रावधान जोड़े गए थे। 323A आपको पता है कि प्रशासनिक न्यायाधिक प्राधिकरण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो 323A के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान किया गया है। बाद में दोनों पार्लियामेंट में 1985 में एक कानून बना था कि कैसे होगा इनका प्रशासन, तो कानून 1985 में बना था लेकिन ये प्रावधान जो है वो 1976 में किए गए थे। तो इनसे संबंधित कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी इशू होता है, ठीक है ना, डिसिप्लिनरी इशू होता है, मतलब जहाँ पर सिविल सेवक की मुख्य रूप से उसके कार्य या भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जांच होनी है तो प्रशासनिक ट्राइब्यूनल करते हैं। ये जो पावर है वो पीएससी या यूपीएससी के दायरे से बाहर मानी जाती है, हालांकि वो एडवाइजरी के नेचर के रहते हैं। तो प्रशासन न्यायाधिकरण जो अधिनियम है इसके द्वारा जो ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में और वो सारे जो होंगे प्रशासनिक मुद्दों को सॉल्व करते हैं।
अब हम एमपीपीएससी के बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। बाकी की जानकारी जनरल थी, ये जानकारी एमपी के लोगों के लिए है। अगर आप चाहें तो अपने किसी भी राज्य के लिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। तो देखो, एमपी का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि 315 के अंतर्गत एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक कमीशन की बात की गई है, ठीक है। लेकिन जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था 1956 में, तो उस एक्ट में भी जो सेक्शन 118 पार्ट 2 है वो ऐड किया गया था। उसमें बताया गया था कि अब जो ये नया राज्य बना है इसका एक अपना खुद का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ठीक है ना। तो एमपीपीएससी का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें 2 आर्टिकल का रेफरेंस आपको याद रखना है। आर्टिकल 315 जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले समझ चुके हैं, और एक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, उसकी जो सेक्शन 118(2) में प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। तो राज्य लोक सेवा की भर्ती के सही मामले भारतीय संविधान निर्दिष्ट पदों को छोड़कर अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 16 खंड 4 और अनुच्छेद 335 व 336 के साथ इनको पढ़ना चाहिए। देखो उसका मतलब मैं समझाता हूँ। अगर एमपीपीएससी कोई भी वैकेंसी फिल करेगा तो वो 320 जिसमें एसपीएससी के फंक्शन बताए गए हैं उसके हिसाब से काम करेगा, अपने एक्सरसाइज करेगा 320 के हिसाब से। लेकिन कोई भी रिक्रूटमेंट करेगा तो आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 335 और आर्टिकल 336 को भी ध्यान में रखेगा कोई भी रिक्रूटमेंट करते टाइम। तो अब ध्यान से याद रखना इन आर्टिकल्स में है क्या। 16.4 में क्या कहा गया है कि कुछ पिछड़े हुए लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, या फिर जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या फिर ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, तो उनको लोक नियोजन में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के प्रोविजंस किए गए हैं 16(4) में, ठीक है ना। 335 में एससी एसटी से संबंधित प्रोविजन है, 336 में जो है एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रोविजन है। तो इन सबको साथ में पढ़ना है एमपीपीएससी को। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कहा गया है कि जब भी आप 320 पढ़ोगे, अपने फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, तो सारे रिक्रूटमेंट में आर्टिकल 16(4) को, 335 को, 336 को भी अच्छे से याद रखना। क्यों? ताकि सभी प्रकार की वैकेंसीज में सभी लोगों का बराबर योगदान हो पाए। तो 16(4) जो है ये जॉब में रिजर्वेशन के प्रोविजंस करता है। तो 335 में वही बात एससी एसटी के लिए होती है, 336 में एंग्लो इंडियंस की बात कही गई है। यही बात यहाँ पे कही गई कि ऑल द मैटर रिक्रूटमेंट जो होंगे एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको छोड़ दो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस किए गए 322 के क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 6, 35 और 36 टू बी रीड अलॉन्ग विद द एसपीएससी के रेगुलेशन और जो फंक्शन है उनके साथ में। तो ये बात अब अच्छे से याद रखना। अब मुख्य रूप से एमपी की बात करें तो देखो वहाँ हमने सेंट्रल में पढ़ा था कि वहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग था जो सारे काम कर रहा था, और जो यूपीएससी वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह को मेंटेन कर रहा था, ठीक है ना, जो एसएससी को भी मैनेज कर रहा था, जो लबासना वगैरह जो ट्रेनिंग अकाडमी है उन सबको मैनेज कर रहा था डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक ना। तो यूपीएससी केवल एग्जाम करवा रहा था, बाकी ट्रेनिंग का पूरा काम डीओपीटी कर रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। लेकिन मध्य प्रदेश में हम बात करें तो ये पूरा काम जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है हमारा, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। अब जैसे, और ये जो विभाग है सामान्यतः इसके मंत्री बनाए भी जाते हैं, लेकिन सामान्यतः मुख्यमंत्री अपने पास भी रखते हैं। वर्तमान में जैसे एमपी की बात करें तो शिवराज सिंह के पास ही है डिपार्टमेंट। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर में अकेडमी आती है जो भोपाल में है, जिसको हम बोलते हैं आरसीवीपी नरोन्हा अकेडमी, जिसका गठन कब किया गया था? 1966 में किया गया था। तो ये अकेडमी ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सारे प्रकार के जो अकेडमी सिलेक्ट होते हैं एमपीपीएससी, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, ठीक है ना। और ये हैं सारे के सारे वो चेयरमैन जिन्होंने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस का आज तक काम किया है। तो पहले आप याद रखें डॉक्टर डीवी रेगे हैं जो 1956 से 57 तक लगभग 1 साल उन्होंने काम किया था, ठीक है ना। पहले याद रखना आप, और बाकी में आखिरी याद रखना। अभी है मिस्टर भास्कर चौबे जो 2018 से लेके अभी तक काम कर रहे हैं। ये नाम उतने क्लियर नहीं है, ये एमपीपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ मैंने खाली रेफरेंस के लिए रखा है, सारे नाम आपको याद नहीं करना है, पहला और आखिरी आप याद कर लेना, इतना ही काम का है। उसके बाद वर्तमान के सारे मेंबर्स की मैं बात करूं कि अभी तक कितने मेंबर्स तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। तो एक तो चेयरमैन है, मैंने आपको बता दिया श्री कौन है, भास्कर चौबे साहब अभी चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं। इसके अलावा 3 मेंबर हैं अभी, ठीक ना, राजेश लाल मेहरा, चंद्रशेखर रायकवार है और रमन सिंह से करवा रहा है, ठीक है ना। सॉरी 4 मेंबर हैं अभी, और श्री देवेंद्र सिंह मरकाम है, 4 मेंबर हैं अभी। एक सेक्रेटरी है जो सामान्यतः जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, डिप्यूटी सेक्रेटरी भी जो होते हैं आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। तो अभी एक चेयरमैन है और 4 मेंबर है, मतलब कुल कितने 5 सदस्य, 5 मेंबर्ड बॉडी है अभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको अच्छे से याद रखनी है, आपको एग्जाम में काम आएगी।
अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ऑन द बेसिस कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो देख लेते हैं हमको कितना याद हुआ है, ठीक ना। तो ये सारे क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके थे कि भारत में सिविल सर्विस का फादर कौन है, तो देखा था हमने कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ये सारे क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके थे, तो उनको हम एक बार फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यूपीएससी में अध्यक्ष सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो हमने देखा था कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसको अपना इस्तीफा देते हैं, तो वो भी किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को ही देते हैं। सदस्यों को पद को कैसे हटाया जाता है, तो देखो दिवालिया घोषित हो सकता है, कोई मिसबिहेवियर हो, या फिर अयोग्य घोषित है, सब ऑल द अबव जो हम बोलेंगे सभी आधार पर हटाया जा सकता है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट हमने वहाँ देखा था कि वार्षिक रिपोर्ट अपनी संसद को अपनी प्रस्तुत करते, तो ये बात गलत हो गई, ठीक ना। आकस्मिकता निधि से मतलब क्या, कंटिजेंसी फंड से निकलता है, तो नहीं, गलत है। ये किससे निकलता है, सीएफआई से, कंसोलिडेट फंड से निकलता है। और 315 से अपॉइंटमेंट, तो ये भी गलत है। 316 होता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर था। इसके बाद हमने देखा था कि जो नॉट ट्रू, तो अब देख लो इसमें, इट्स इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, हाँ सही बात है। 314 से 323 के बीच में क्या फंक्शन की बात की गई, तो नहीं, गलत है, 315 से शुरू हुए। इसमें इतने मेंबर हो सकते हैं, यहाँ यूपीएससी की बात कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन हम पहली वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम फटाफट देख रहे हैं। जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं 6 साल 65 के लिए काम करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन राज्य में जब होगा तो 6 साल और 62 साल के लिए काम करते हैं। ऑल द मेंबर हैव अ टर्म सिक्योरिटी, यस करेक्ट है, ठीक ना। इसके बाद ये क्वेश्चन में देखा था। अब देखो यहाँ से शुरू हो रहे हैं आज के क्वेश्चन, अब ध्यान से पढ़ो इसको। राज्य से लोक सेवा आयोग की शक्तियों कार्यों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। पहला पढ़ो, इट कंसल्टेड फॉर द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट्स। कंसल्ट किया जाता है अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट के टाइम पर, ये बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कंसल्ट किया जाता है। सिलेक्शन बाद एसपी डज नॉट कॉन्फर एनी राइट टू द पोस्ट ऑन द कैंडिडेट। एसपीएफई द्वारा चयन उम्मीदवार पद के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, ये बात भी क्या है, बिल्कुल। सिलेक्शन बाद डज नॉट कॉन्फर एनी राइट टू द पोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर भी क्या है, बात ही बिल्कुल सही है। उस केवल रिक्रूटमेंट और एग्जामिनर है, वो पोस्ट क्या करती है इससे मतलब उनको बिल्कुल भी नहीं है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट एसपीएससी इन रिगार्ड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, द एग्रीड पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट गो टू द कोर्ट, ये भी बात ही बिल्कुल सही है। मैंने बताया आपको कि सरकार चाहे तो कंसल्ट करे, चाहे तो ना करे, ये पूरी तरीके से उसकी कंडीशन और जो ऑफ सर्विसेज हैं वो डिसाइड कर सकता है। तो सभी क्या है, ऊपर के सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is true? The chairman of SPSC on seizing the office can become chairman of UPSC but not the member of UPSC। बताइए, एक चेयरमैन है SPSC का, can become chairman of UPSC but not member of UPSC, ये गलत बात है, बिल्कुल बन सकता है। All the member of SPSC on seizing to hold office can become chairman of the SPSC, ये बात बिल्कुल सही है। SPSC कोई मेंबर है तो उसका चेयरमैन बन सकता है, तो सही क्या होगा, ओनली 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, केवल 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में यूपीएससी और एसपीएससी के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई, तो हम पता है आर्टिकल कौन से भाग में की गई है, 14th भाग में की गई है। उसके बाद हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पुलिस कमीशन फ्रॉम द पोस्ट। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है, मतलब यहाँ प्रश्न मतलब चेयरमैन से है, ठीक है ना, कौन हटा सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीएससी में पूछा जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है और सभी के सभी गवर्नर लगा देंगे, जो कि ये गलत है। सही क्या है, प्रेसिडेंट हटाता है, गवर्नर नहीं हटाता है। अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। और 5वां क्वेश्चन देखो, फाइंड विच इज फॉलोइंग विच इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ पर जो है चीजें फैक्चुअल चीजें पूछी जा सकती हैं। तो हमने पढ़ा है कि 315 से लेके 323 के बीच में सारे प्रोविजन जो है यूपीएससी और एसपीएससी संबंधित हैं, ठीक है ना। तो ये देखो तीनों के तीनों कॉमन सेंस की बात है, इसी के अंदर आ रहा है, ये नहीं है तो ये मेल नहीं खाता होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो कि आप प्रैक्टिस करते रहना, तो फैक्चुअल चीजें और कंसेप्ट दोनों आप समझ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना और लाइक करना और फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसा लगा। बहुत जल्दी हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।